हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब कुछ आशा करता हूँ सब कुछ मस्त होगा। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो वीडियोस, तभी आपके पास हमारी क्लासेस आसानी से पहुँच पाएंगी, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं आर परीक्षा के लिए। और अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर थर्ड में क्या पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। देखते हैं। लेक्चर नंबर थर्ड में हम पहले नदियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, इसके बारे में, नदियाँ के बारे में। ठीक है, तो एक सलाज परियोजना है। कौन सा परियोजना है बाबू? सलाज परियोजना है। दूसरा है बलविहार परियोजना। पहला कौन सा परियोजना देखने को मिलेगा? सलाज परियोजना। दूसरा बलविहार परियोजना। तीसरा सतलज और चौथा दुलहस्ती। तो सलाज पहले नंबर पे, दूसरा बलविहार, तीसरा सतलज और चौथा दुलहस्ती। ये परियोजना कहाँ पे पड़ेगा बाबू? चिनाब नदी पे पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा बाबू? चिनाब नदी पे पड़ेगा। और तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना कहाँ पे पड़ेगा बाबू? झेलम नदी पर। तो इसके लिए एक फार्मूला है, एक सूत्र है, शाबाश दुल्हा तू झेल। शाबाश दुल्हा तू झेल। स से हो जाएगा सलाज, ब से हो जाएगा बलविहार। स से हो जाएगा सलाज हो जाएगा, ब से बलविहार हो जाएगा, और स से सतलज हो जाएगा, दू से दुलहस्ती हो जाएगा, और तू झेल, तू से तुलबुल परियोजना और झेलम नदी पर। ठीक है, कोई पूछे कि सलाज परियोजना कहाँ पे है? चिनाब नदी पर है। बलविहार परियोजना चिनाब नदी पर, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। अब आगे हम देखेंगे कि एक सिंधु नदी समझौता हुआ था 1960 में। कब हुआ था बाबू? 1960 में। और उसमें ये फैसला आया था कि जो सिंधु नदी है उसका पानी, सिंधु नदी की जो पानी है वो भारत 20% यूज करेगा और पाकिस्तान पूरा 80% पानी यूज करेगा। तो ये समझौता हुआ था। सिंधु नदी जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास। झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, ये 5 नदियां हैं। चिनाब जो है बड़ी, सबसे बड़ी नदी कौन है इसमें से? चिनाब नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है बाबू? चिनाब नदी। तो देखो, सिंधु का मानसरोवर झील से संबंध है। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। आगे हमें देखना है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दक्षिण भारत की नदियाँ देख लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम दक्षिण भारत की नदियाँ देख लेंगे। तो पहला दक्षिण भारत की जब नदियाँ देखेंगे तो गोदावरी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, जो कहाँ पे जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी। कृष्णा नदी भी है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी। और ये कृष्णा नदी जो निकलता है वो महाबलेश्वर से निकलता है। कहाँ से निकलता है बाबू? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। और गोदावरी नदी नासिक से निकली है। कहाँ से निकली है? नासिक से। कावेरी नदी जो निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकली है। तो अब कोई क्वेश्चन पूछे कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलेगी, तो गोदावरी नदी पहले नासिक से निकलती है। और कृष्णा, जब भी कृष्णा की बात आए तो आप महाबलेश्वर से निकले। तो जब भी देखो, कृष्ण भगवान महाबली होते हैं। कृष्ण भगवान क्या थे? महाबली थे। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, याद रखना है। गोदावरी नदी नासिक से निकलेगी, ये भी याद रखना है। और कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। तो कावेरी एक माता मान लो, तो ब्रह्मा, कावेरी को बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा ही रहा होगा। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है बाबू? ब्रह्मगिरी से निकलती है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। जब भी कोई पूछे कि कावेरी नदी को क्या कहा जाता है बाबू, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कह देंगे हम। उसके बाद में जो पूरब से पश्चिम में नदियां बहती हैं, 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। पूरब से नदियां पश्चिम में बहेंगी, जाकर के गिरती है, नर्मदा जाके गिरती है और ताप्ती गिरती है। ठीक है, नर्मदा गिरेगी और ताप्ती गिरेगी, और ये एस्चुरी बनाती हैं। तो कोई पूछे कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या बनाती है बाबू? ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और उसके बाद में आगे हमें देखना है कि
कौन सी नदी, जैसे गंगा नदी निकली है, यमुना नदी निकली है, तो पहले हम यमुना नदी की बात कर लेंगे। तो यमुना नदी बंदरपूंछ से निकलेगी, यमुनोत्री हिमानी से। तो बंदरपूंछ यमुनोत्री हिमानी से निकली तो यमुना नदी में जो इसके सहायक नदियाँ हैं, चंबल है, बेतवा है और केन है। कौन कौन है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन होगी? चंबल होगी, ठीक है, बेतवा होगी और केन होगी। इतना तो समझ में आ जाता है। उसके बाद में अब गंगा नदी, अब गंगा नदी की सहायक नदी, तो गंगा नदी निकलेगी कहाँ से? गंगोत्री से निकलेगी, उत्तराखंड से भी निकलती, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। तो पहली इसकी जो सहायक नदियाँ रहेगी ये रामगंगा रहेगी। कौन रहेगी बाबू? रामगंगा। दूसरी जो है गोमती नदी निकलेगी, तीसरी है घाघरा है, चौथी है सरयू नदी है और पांचवा है गंडक है। तो जब भी कोई पूछे कि गंगा की जो सहायक नदियाँ जो बनती हैं, तो पहले तो राम तो भाई बड़े आदमी हैं, तो रामगंगा, ठीक है। और जब रामगंगा जो होगा तो भाई वो मस्त आदमी होंगे, गोमती नदी, ठीक है, रामगंगा, उसके बाद गोमती नदी, तीसरा नंबर पे घाघरा नदी। तो गोमती कोई महिला मानो तो क्या पहनेगी? वो घाघरा पहनेगी, तो क्या हो जाएगा? वो घाघरा नदी तीसरा। उसके बाद में घाघरा पहन के आदमी शर्मा जाता है तो सरयू नदी, उसके बाद में सरयू नदी, और शर्माने के बाद आदमी क्या हो जाता है? गड्ढा में गिर जाता है, तो गंडक नदी। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसे याद रखिए कि रामगंगा, उसके बाद में गोमती नदी दूसरे नंबर पे। गोमती क्या करेगी बाबू? और घाघरा पहनेगी तो घाघरा नदी, घाघरा पहन के आदमी क्या हो जाता है? शर्मा जाता है, तो सरयू नदी के बाद में जो है सरयू नदी के बाद शर्माने के बाद आदमी क्या हो जाता है? गड्ढे में गिर जाता है, तो गंडक नदी। तो सारी नदियाँ आकर के गंगा में ये सब मिल जाती हैं, जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। गंगा की क्या होती है बाबू? सहायक नदियाँ होती है। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितने हैं? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, ठीक है। गंगा में सोन नदी और हुगली नदी भी आकर के मिलती है। गंगा में सोन नदी और हुगली नदी भी आकर के मिलती है, ठीक है। और जो कुछ नदियां हैं जैसे मानस हो गए, लोहित हो गई, हाँ, ये सब सिंधु की सहायक नदियां में सब आ जाएंगी, ठीक है। और नेपाल में एक सप्तकोशी नदी है, सिक्किम के पास पड़ती है। और तिब्बत में सांगपो नदी है। तिब्बत में कौन सी नदी है? सांगपो नदी है। और नेपाल में जो है सप्तकोशी नदी है। कौन सी है? नेपाल में सप्तकोशी नदी सिक्किम के पास में पड़ती है, ठीक है। और आगे जो है हम तो यही देखेंगे कि बांग्लादेश के लोग ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। जो भी बांग्लादेश के लोग होंगे ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहेंगे बाबू? जमुना कहते हैं। और गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या तो दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा या तो दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जब भी कोई पूछे कि किस नदी को बूढ़ी गंगा या तो दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाएगा, तो गोदावरी नदी को, ठीक है बाबू। गोदावरी नदी को ही हम बूढ़ी गंगा बोल सकते हैं या तो दक्षिणी गंगा बोल सकते हैं। लेकिन कर्नाटक की जो कावेरी नदी है वो दक्षिण भारत की गंगा है। वो क्या है? दक्षिण भारत की गंगा है। और कोई पॉइंट इसमें छूट तो नहीं रहा है। आगे हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि अब जो केजी बेसिन है, कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन है, वहाँ पे हम गैस पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में हम गैस और पेट्रोलियम का उत्पादन क्या करते हैं बाबू? करते हैं। आगे देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है किस राज्य में है? झारखंड में है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया बाबू? स्वर्ण रेखा नदी पे बनाया गया है। धुआंधार या तो एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ठीक है। धुआंधार या एन्ना जलप्रपात कहाँ पे बनेगा बाबू? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी कहाँ पे जाके गिरेगी? तो ये पश्चिम में अरब सागर के पास आगे जाके गिर जाएगी। उसके बाद में कावेरी नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात है। अब कावेरी नदी निकली कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी से निकली है। कावेरी नदी निकली कहाँ से बाबू? तो ब्रह्मगिरी से निकली है, ठीक है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकली है। और कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात।
ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा बाबू? कर्नाटक में। आगे हम चित्रकूट जलप्रपात पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, और इंद्रावती नदी है। तो कहने का मतलब कि छत्तीसगढ़ में देखो इंद्र की परियां रहती हैं। कौन सी? इंद्र की परियां, तो नदी के रूप में इंद्र की परियां छत्तीसगढ़ में रहती हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि एक चित्रकूट जलप्रपात, और चिरकुट लोग रहते हैं वहाँ पे। कौन लोग रहते हैं बाबू? चिरकुट लोग रहते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात ऐसे याद रखोगे। तो कोई पूछेगा चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में किस नदी के तट पर है बाबू? इंद्रावती नदी के तट पर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी या तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है कर्नाटक में। तो जोग जलप्रपात को हम क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात को हम शरावती कर्नाटक में बोलते हैं। सोचो, महात्मा गांधी की जो ख्याति थी भारत के किस हर कोने में थी, दक्षिण भारत में भी थी। आगे हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में मीठा जल जो है नाग या नागिन झील है। नाग या नागिन लग गया तो समझ लो जम्मू कश्मीर में। मानसब्बल झील, ये भी जो है मीठे पानी का झील है। बुलर झील, डल झील, ये सब सारे चीज़ जो है जम्मू कश्मीर में है। तो जो डल झील है बहुत सुंदरता का प्रतीक है। डल झील क्या है बाबू? सुंदरता का प्रतीक है। बुलर झील, ये सब कहाँ पे पाया जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मीठे पानी का जो झील है बुलर झील है, डल झील है, जिसमें नाग नागिन लग जाए। मानसिब्बल झील है। मानसिब्बल झील भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में यदि जहाँ पे पीछे ताल लग जाए तो कहाँ पे पाया जाएगा बाबू? उत्तराखंड में पाया जाएगा। पीछे यदि ताल लग जाता है ना, तो हम क्या करेंगे? ताल लगने के बाद में उत्तराखंड में आपको पाया जाएगा। यूपी में रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। तो एक जो क्या है कि बिरादरी से बाहर इसको बोल सकते हो कि ताल का क्षेत्र, अपवाद जिसको बोल सकते हो। अपवाद देखेंगे हम रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल यूपी के गोरखपुर में है। तो याद रखना कि हम मिर्ज़ापुर से ज़्यादा दूर गोरखपुर है नहीं। तो यूपी के गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। ठीक है। बिहार का कांवर झील बेगूसराय में है। तो जो कांवर लेकर के लोग जाते हैं तो बिहारी बन के, बिहारी लोग ही ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं। तो बिहार में इससे याद रखो कि बिहार में जो है कांवर झील है, और किस ज़िले में है? तो बेगूसराय में। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि बेगूसराय में कौन सी झील है? कांवर झील है। और बेगूसराय कहाँ पड़ता है बाबू? बिहार में पड़ता है। सिक्किम में चोलामू झील। चोलामू झील जो है भारत का सबसे ऊंचा झील पूछ सकते हो। तो चोलामू झील कहाँ पे पड़ेगा? चोलामू ना, सिक्किम ना। तो कहने का मतलब है कि सिक्किम में चोलामू झील है। सिक्किम में क्या है बाबू? चोलामू झील है, और सबसे ऊंचा झील है भारत का। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, पुलिकट झील है। हम जब आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे बाबू? वहाँ पे कोलेरू झील देखने को मिलेगा और पुलिकट झील देखने को मिलेगा। वेम्बनाड झील सबसे लंबा झील है, केरला का है। वेम्बनाड झील क्या है बाबू? सबसे लंबा झील है, और क्या है? केरला का झील है। उसके बाद अष्टमुडी झील केरला का है। पेरियार झील भी केरला का है। तो केरला का वेम्बनाड झील है, पेरियार है, और अष्टमुडी है। सारे जो है केरला के हैं। हैदराबाद में देखेंगे हुसैन सागर और निजाम सागर। हुसैन सागर और निजाम सागर मुस्लिम लोग चले गए, लेकिन नाम अभी भी रखे गए हैं। हुसैन सागर और निजाम सागर, ये सब क्या है बाबू? ये हैदराबाद। उल्का पिंड से होने वाला गर्त को क्रेटर कहा जाता है। जब कोई गड्ढा या गर्त उल्का पिंड से होता है उसको क्रेटर कहा जाता है। और एक ऐसा झील है जो क्रेटर झील है, लोनार झील, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा आपका। उसको क्रेटर झील की कहा गया है, जो उल्का पिंड से बना होता है। ठीक है। राजस्थान में जो झीलें पाई जाती हैं, जयसमंद झील राजस्थान में तुमको देखने को मिलेगा आपको। राजसमंद, देखो जयसमंद कितना मिलता जुलता नाम है, जयसमंद है। ठीक है। दूसरे नंबर पे है राजसमंद है। ठीक है। फिर डिडवाना, फिर क्या होगा? डिडवाना, राजस्थान में डिडवाना। उसके बाद पिछौला झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। सांभर झील जो है खारे पानी की झील होगी। किसकी, कौन सी झील होगी बाबू? खारे पानी की झील होगी। रटने की बात नहीं है, आप बस याद रखना कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, ज़्यादा वर्षा ज़्यादा होती नहीं है,
तो अब आपको याद रखना कि जो भी पानी कम होगा तो झील कौन सी होगी, और धूप ज़्यादा होगा तो झील कौन सी बनेगी बाबू, खारे पानी की ही झील बनेगी, मीठी पानी की तो हो नहीं सकती। ठीक है, नौकुधिया आगे अच्छा फतेहपुर सागर, फतेह सागर। देखो अब राजस्थान के लोग क्या होते थे, बड़े बलवान होते थे, तो उसके नाम पे हम फतेह सागर के हम फतेह कर लेंगे, जीत जाएंगे। तो फतेह सागर कहाँ पे देखने को मिलेगा बाबू, तो राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। नौकुधिया ताल, खुपर ताल, देव ताल, राकस ताल ना, फिर माला ताल और उत्तराखंड में है। तो सारे लास्ट में ताल लग गए, तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है। लेकिन बस याद रखना कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रामगढ़ ताल है, ये भी याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रामगढ़ ताल है। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि रिवर टोपोग्राफी क्या होती है, नदी नदी का काम क्या है, नदी फंक्शन कैसे कर रही है। तो हम रिवर टोपोग्राफी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये चीज़ें है क्या। तो रिवर, नदियाँ जो होती हैं हमेशा बहते पत्थरों को तोड़ते, पर्वतों से निकलते हुए तोड़ते, खरोचते अपक्षय करती हैं, वीदरिंग करती हैं। क्या करती है बाबू, अपक्षय करेंगी। अपक्षय क्या होगा, कोई चट्टान टूट जाता है। हाँ, एक तो फिजिकल, एक तो केमिकल। अपक्षय फिजिकल रूप में भी होता है और केमिकल रूप में भी होता है। कोड़ लग के टूट जाता है, मारने पे टूट जाता है। ठीक है, अपर्दन का मतलब होता है इरोजन। अपर्दन का मतलब होता है इरोजन, घिसावट होता है और रगड़ होता है। कोई चीज़ अपर्दन हो रही है, घिसावट हो रही है, रगड़ खा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम अपर्दन कहेंगे, इरोजन कहेंगे। आगे हम निक्षेपण की बात करेंगे, डिपोजिशन, जमा करना। नदी जो है बाहर से नदी सब मतलब कि प्लेनों से मिट्टी लेकर के, गाद वाली मिट्टी लेकर के आती है और कहीं पे खचाक से जमा कर देती है, उससे डिपोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, डिपोजिशन कहा जाता है। अब रिवर कोर्स, नदी की अवस्था, तो नदी किस किस अवस्था में होती है। अब आदमी जैसे आदमी होता है वैसे नदी होती है, तो हर चीज़ की अवस्था होती है। एक युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो जैसे इंसान युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है। ठीक है, तो जब नदियाँ युवा अवस्था में होगी, अपर कोर्स में होगी, जब नदियाँ युवा अवस्था में होगी, अपर कोर्स में होगी, तो पर्वत का क्या करेगा, अपक्षय करेगी और अपर्दन करेगी। ठीक है, पर्वत को तोड़ लेगी और अपर्दन रगड़ खा के रगड़ लेगी। दो काम करेगी नदियाँ। जब नदियाँ युवा अवस्था में होगी तो पर्वत को क्या करेगी, अपक्षय करती है और अपर्दन करती है। जब नदियाँ प्रौढ़ावस्था में आती है, मैदान में आती है, तो मैदान में तो और ज़्यादा अपर्दन करेगी, और अपर्दन करने के बाद क्या करेगी बाबू, निक्षेपण करेगी। जब नदियाँ प्रौढ़ावस्था में आती है तो अपर्दन करने के बाद क्या करती है बाबू, निक्षेपण करती है, ध्यान रखना। और उसके बाद में जब वृद्धावस्था में आती है, लो कोर्स में आती है, तो मुहाना बनाती है, निक्षेपण करती है। लास्ट में क्या करेगी, मुहाना बनाएगी, निक्षेपण करेगी, डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी, मुहाना बनाएगी, निक्षेपण करेगी और डेल्टा बनाएगी। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। नदियां हैं वी आकार की घाटी भी बनाती हैं। नदियां वी आकार की घाटी बनाती हैं और बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए तो गार्ज कहते हैं। जैसे नदियां ऐसे वी आकार की घाटी बनाई, ये वी बन गया बाबू, ये वी बन गया। अब यही जो है जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाए, यहाँ से पूरा यहाँ तक गहरा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, गार्ज। ये क्या हो जाएगा बाबू, ये इसको गार्ज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, गार्ज। क्या बोलते हैं, गार्ज कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा मतलब गार्ज हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे बाबू, हम इसको कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कैनियन कहते हैं। ठीक है, ये क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा हो गया और थोड़ा बहुत गहरा भी आकार की घाटी बन रही है, से बन रही थोड़ा बहुत, तो इसको गार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, हम गार्ज कहते हैं। आगे देखेंगे सिंधु और सतलज नदी, ठीक है, गार्ज बनाती है। आई आकार की घाटी बन जाती है तो कैनियन कहा जाता है। जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा,
या तो आई आकार की घाटी बन जाएगी तो कैनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कैनियन कहा जाता है। छिप्रिकाएँ में हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि नदियाँ की अवस्था, नदियाँ करती क्या है। जब नदी कोई बहती है तो अपर्दन के कारण जो है नदी बहेगी तो अपर्दन करेगी। अपर्दन तो मैंने बता दिया, अपर्दन का मतलब इरोजन होता है, जो रगड़ खा करके पत्थरों को तोड़ती मरोड़ती पर्वतों को। उसके बाद में जाती 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 एक अवनवन कुंड बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे ऐसे नदियाँ जा रही है, साकार घाटी में बहती है, ऐसे ऐसे जब बहती जाती जाती है, एक नीचे अवनवन कुंड बनेगा। ये अवनवन कुंड जो होगा अपक्षय अपर्दन दोनों के कारण बनते हैं। अवनवन कुंड जो बनते हैं बाबू, अपक्षय और अपर्दन दोनों के कारण बनते हैं। ठीक है, अवनवन कुंड बनेगा। और ऊपर से जब नदियाँ डायरेक्ट नीचे गिरती हैं, जब जैसे नदियाँ पर्वत से निकलती है, आपको मालूम है कि नदियाँ ग्लेशियर से निकल पर्वत से निकल रही हैं, तो बहते 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 आती हैं नदियाँ या सागर की घाटी में बहती हैं। और जब पर्वत से डायरेक्ट कहीं नीचे गिरती हैं, डायरेक्ट नीचे गिरती तो वहाँ पे झरना बनता है, जलप्रपात बनता है। क्या बनता है बाबू? झरना बनेगा और जलप्रपात बनेगा। उसे हम क्या कहेंगे? वाटरफॉल बोलेंगे। क्या बनेंगे? वाटरफॉल बोलेंगे। ठीक है, जैसे जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटका में है ना, वैसे जलप्रपात बनेगा। और उसके बाद में नीचे जो है अवनवन कुंड होगा। और अवनवन कुंड में जब क्या होगा? अपक्षय अपर्दन के कारण सारा चीज़ बनता है। उसके बाद में फिर नदियाँ यस आकार की घाटी में बहती 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 जाती रहती हैं। तो कभी कभी नदियाँ सीधे बहना चाहती है, यस आकार की घाटी में न बह करके सीधे बहना चाहती है। जब नदियाँ तोड़ मरोड़ के सीधे बहेगी तो क्या बोला जाएगा बाबू? इसको विसर्प बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू? इसको विसर्प बोला जाएगा। तो सीधे बह जाएंगी तो ऊपर जो थोड़ा सा सी आकार का बच जाएगा उसे छाटन झील कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? छाटन झील। चूँकि नदियाँ देखो यस आकार की घाटी में ऐसे ऐसे बहती हैं, ध्यान से देखना, नदियाँ ये देखो ऐसे 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 बहती हैं नदियाँ। तो जब नदियाँ यहाँ से ऐसे सीधे बहना चाहेगी तो ये सीधे बहना चाहेगी, सीधे बह जाएगी। ये क्या करेगी? सीधे बह जाएगी। तो ये जो इतना जो बच जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? छाटन झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? छाटन झील। छाट दिया गया है झील, एक झील बन जाएगा और क्या हो जाएगा बाबू? छाटन झील हो जाता है। और नीचे जब यस आकार की घाटी में ऐसे बहेंगी तोड़ के चलिए विसर्प बनता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? विसर्प बनेगा और इसको छाटन झील बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? छाटन झील बोल देते हैं। आगे आगे आखिर उसके बाद में छाटन झील को ही हम गोखुर झील बोलते हैं। गाय की रस्सी आकार का घाटी तो गाय के खुर की तरह भी बनता है, गाय के खुर की तरह भी बनेगा तब तो तभी तो वो बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? छाटन झील बोलेंगे या तो गोखुर झील बोलेंगे। ठीक है, अब पर्वत, अब उसके बाद में पर्वत पर टकराएंगे कहीं पे, तो टकराएंगी तब खचाक से जब जमा कर देंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब कि वितरिकाएँ होंगी। जैसे जैसे ऐसे बहती बहती जाती है कि एक पर्वत पड़ा ऐसे टकराई, यहाँ पे पर्वत पे ऐसे टकराई ऐसे ऐसे ऐसे, ये मतलब कि कई भागों में बढ़ जाएंगी, ऐसे 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 कई भागों में बढ़ जाएंगी तो ये वितरिकाएँ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वितरिकाएँ। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा बाबू? डेल्टा का निर्माण। यस आकार की घाटी बनेगी या डेल्टा का निर्माण बन जाता है। आगे नोट में हम देखेंगे कि नदियाँ यस आकार की घाटी में कभी कभी बहती हैं, वो हमेशा सीधे आकार में बहती हैं यस आकार की घाटी को तोड़ करके। कहने का मतलब है कि नदियाँ यस आकार की घाटी में कभी कभी बहती हैं, ध्यान रखना, हमेशा नहीं बहती। नदियाँ यस आकार की घाटी में कभी कभी बहती हैं। नदियाँ हमेशा सीधे बहना चाहती हैं, नदियाँ हमेशा सीधे बहना चाहती है। जब यस आकार की घाटी में बहते बहते सीधे बहने की कोशिश करता है तो नीचे विसर्प बन जाता है और ऊपर जो है गौ, मतलब कि जो गौ की पैर की तरफ बन जाता है। गोखुर झील बोलते हैं या तो छाटन झील बोल देंगे। क्या बोलेंगे बाबू? और पर्वत से टकराएगा तो वितरिकाएँ बन जाएगी और वितरिकाएँ बन जाएगी तो डेल्टा बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम दूसरा, नदियों के साइड में जमा की हुई मिट्टी को नेचुरल लेवी कहते हैं। नदी के साइड में जमा की हुई मिट्टी को ना, तो नदी के साइड में जो मिट्टी जमा हुई होती है उसको हम नेचुरल लेवी, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ठीक है, हमारे सर के घर के बगल में ही जस्ट गंगा नदी है। तो गंगा नदी बहती 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 लेकिन उनके साइड में जब मिट्टियाँ गाद वाली मिट्टी कहीं जमा कर देती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं?
प्राकृतिक तटबंध, क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेवी कहते हैं। ठीक है, उसके साइड में मतलब कि बालू होगा, मिट्टी होगा जमा होगा, उसके अगल बगल से पानी बहता रहेगा। ठीक है, ये तो गंगा जी में आम बात है, आप देखोगे तो दिखता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखो। उसके बाद में जब निक्षेपण तनी तनी होता है उसे रोधिका कहते हैं। जब हम निक्षेपण तनी नदियाँ जब निक्षेपण करती हैं, डिपोजिशन करती हैं, तनी करते हैं, उसको क्या कहते हैं बाबू, रोधिका कहते हैं। जब कभी नदी के एक ही तरफ पर्वत हो तो नदियाँ जिधर पर्वत होगा वहाँ की कचरा समुद्र के किनारे गिरा देगी, उसे एस्चुरी। जिधर पर्वत नहीं होगा उधर वितरिकाएँ के बीच में डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब है कि जब जहाँ पे नदियाँ मतलब कि पर्वत होगा तो उधर न गिरा करके समुद्र के किनारे गिराती है, तो जब एस्चुरी बन जाएगा, और जब वितरिकाएँ बनेगी तब डेल्टा बन जाएगा। बस इतना याद रखना, वितरिका बनेगी तो डेल्टा बनेगा, और जब पर्वत पड़ जाएगा, पर्वत नदियाँ जो है अपना गाद वाली मिट्टी जो है समुद्र के किनारे ही छोड़ देती है। ठीक है, तो उसकी क्या बन जाएगा, एस्चुरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, एस्चुरी बन जाएगा। ठीक है, वितरिका के बीच में डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि डेल्टा का निर्माण होगा ही वितरिका के बीच में। ठीक है, कोई आगे, सबसे बड़ा एस्चुरी बनाने वाली नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। हाँ, गोदावरी नदी क्या है बाबू, सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। छोटे साइज का डेल्टा रोधिका कहलाता है। वो तो हम बता ही दिए कि जब छोटे साइज का डेल्टा बनेगा तो रोधिका कहलाता है। ठीक है, छोटे साइज का डेल्टा क्या हो जाता है बाबू, रोधिका कहलाता है। आगे हम देखेंगे नदी में स्टार्ट कहाँ से, ओरिजिन कैसे हो रही। तो स्टार्ट या ओरिजिन को उद्गम कहते हैं, एंड माने माउथ को मुहाना कहते हैं, और मुहाने पर नदियाँ चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, मुहाने पे नदियाँ क्या हो जाती है बाबू, चौड़ी हो जाती है। जहाँ नदियाँ समाप्त होती है उसको एंड या तो मुहाना बोलेंगे, जब स्टार्ट होती है ओरिजिन होती है, उद्गम होती है। ठीक है, आगे देखेंगे रोधिका जो है छोटा होता है तो एस्चुरी हो जाएगा, डेल्टा बड़ा होता है। रोधिका क्या होता है, छोटा होता है तो उसको एस्चुरी बोल देंगे, लेकिन डेल्टा क्या होता है बाबू, बड़ा होता है। और एस्चुरी उलट दिया, एस्चुरी को मतलब तुरंत उलट देता है, बातें से उलट देता है खचाक से। तो ठीक है, आगे हम देखेंगे सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी रूस में है। कोई पूछे कि सबसे चौड़ा मुहाना किस नदी का है, रूस में एक नदी बहती है ओब नदी। सबसे चौड़ा मुहाना रूस में एक नदी बहती है ओब नदी, उस नदी का सबसे चौड़ा मुहाना है। यह दक्षिण से उत्तर नदियों द्वारा लाया गया अवसाद ना, दक्षिण से मतलब कि ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर जो है नदियों द्वारा अवसाद लाया जाता है, और बालू लाया जाता है, सिल्ट लाया जाता है। समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र का जल क्या हो जाएगा बाबू, खारा होता है। समुद्र के किनारे बनने वाली झील को हम क्या कहेंगे, लैगून कहेंगे। जो झील समुद्र के किनारे बनता है बाबू उसको हम क्या कहते हैं बाबू, उसको लैगून कहते हैं। तो एक जैसे समुद्र हो गया, समुद्र के किनारे कोई झील बना उसको हम लैगून कहते हैं। लैगून झील का निर्माण लहरों से होता है। लैगून झील का निर्माण यदि कोई करेगा तो कैसे होगा बाबू, लहरों से लैगून झील बनता है। ल से लहर, ल से लैगून झील का निर्माण होता है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील जो है चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है। पानी खारा होगा, तो जब भी ध्यान देना चिल्का झील कहाँ पे बनेगा, उड़ीसा में, और चिल्का झील उड़ीसा में। तो कहने का मतलब कि जहाँ भी लैगून बनेगा पानी कैसा होगा बाबू, खारा होगा। पानी कैसा होगा बाबू, खारा होगा, और लहरों से बनता है। सबसे बड़ा लैगून झील कोई पूछे तो चिल्का झील है। कौन सा है बाबू, चिल्का झील है। आगे हम देखेंगे जो समुद्र के अंदर के जो पानी होते हैं, आर्य समुद्र के अंदर की बात करें, जमीन के अंदर जो पानी होते हैं ना, तो या समुद्र के मतलब पानी जहाँ पे होगी तो जैसे हमारा सागर है, सागर के जस्ट बगल में बनेगा तो लैगून बन जाएगा, गुफा बनेगा, फिर पुलिन बीचेज बनेंगे। जैसे कि वहाँ पे देखो मुंबई में जुहू चौपाटी में, तो मैंने देखा जाकर के वहाँ पे देखा कि एक बीच है, एक पुलिन है
जिस पे लोग जाकर के घूमते हैं। लेगून झील कहीं पे तो बना हुआ नहीं दिखा मैंने, और गुफा बनेगा, लहर वहर बनेगी, तो लहरों से गुफा बन जाती है। अब हमको क्या करना है, भूमिगत जल के बारे में देखना है, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में। तो आपको एक चीज़ ध्यान दे लेनी है कि अंडरग्राउंड वाटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ, अंडरग्राउंड वाटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ज़मीन है अंदर, ठीक है, अंदर जो ज़मीन है तो इसके अंदर ज़मीन के अंदर होल होगा, होल के बाद में जो है एक रंध्र होगा। क्या होगा, 2 डॉट 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 ऐसे एक रंध्र बना होगा। रंध्र से जब आगे जाएंगे तो डोलाइन, क्या बनाया जाए, डोलाइन, यू आकार का बनेगा तो डोलाइन हो जाएगा। उससे बड़ा डोलाएंगे तो यू आकार का, जो यू आकार का वो और बड़ा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यू वाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, यू वाला बोलेंगे। उसके बाद में जब सबसे नीचे और पानी नीचे धंस जाता है, जब पानी नीचे धंस जाता है उसको कास्ट विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, जब पानी और नीचे धंस जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कास्ट विंडो बोलेंगे। और कास्ट विंडो से आगे जाकर के जब पानी यहाँ पे होगा उसको पोलजे के द्वारा जाता है, और टेरारोसा में क्या हो जाता है, टेरारोसा में जो है विलीन हो जाता है। टेरारोसा में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, या तो कास्ट वैली निक्षेपण होता है, कंदरा खाड़ी घाटी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू, अधिकतम कहवा एवं कॉफी टेरारोसा में होता है। तो कोई पूछे अधिकतम कहवा और कॉफी कहाँ पे होता है बाबू, टेरारोसा में होता है। कहाँ पे होता है बाबू, टेरारोसा में। तो हमारा जो ज़मीन के अंदर जो होल होता है उसके पानी को क्या करेंगे, अंदर जब प्रवेश करेगा तो ये कहाँ जाता है बाबू, अंधी घाटी। कहाँ जाता है बाबू, अंधी घाटी। ऊपर से पानी जाता है, फिर उसके बाद स्टेलेटाइट, फिर टूफे, फिर स्टेलेमाइट। स्टेलेटाइट में जाता है, फिर टूफे में जाता है, फिर स्टेलेमाइट में जाता है। तो हमें क्या करना है, भूमिगत जल में एक होल होगा, एक पानी अंदर प्रवेश कराएंगे, अंधी घाटी में जाएगा। अंधी घाटी से हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से स्टेलेटाइट में जाएगा, फिर टूफे में जाएगा, उसके बाद में कहाँ पे जाएगा वो, स्टेलेमाइट में। तो स्टेलेटाइट, टूफे और स्टेलेमाइट, ठीक है, स्टेलेटाइट, टूफे और स्टेलेमाइट में जाता है। तो आप देख लीजिए कि ज़मीन के अंदर के पानी का क्या स्थिति है। कंदरा स्तंभ भी बनाया जाता है। आगे, यदि पिलर धंस जाता है तो सारा जगह पोलजे और टेरारोसा में बदल जाता है। ज़मीन के अंदर जो पिलर होते हैं यदि वो धंस जाएगा तो सारा जगह पोलजे और टेरारोसा में क्या होता है बाबू, बदल जाता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे भूगर्भ विज्ञान के बारे में, जियोलॉजी के बारे में। क्या देखेंगे बाबू, जियोलॉजी के बारे में। पृथ्वी के अंदर गहराई यदि 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी, ठीक है। पृथ्वी के अंदर गहराई में यदि हम 32 मीटर नीचे चले गए, 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी बाबू, कमी हो जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा। पृथ्वी के अंदर गहराई में आप जब भी जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बाबू, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और दाब, घनत्व सारे बढ़ जाते हैं। सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जैसे पानी हम लोग सतह से निकालते हैं, तो ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी 15 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। गर्मी के दिन में टेम्परेचर कितना होता है, 40 से 50 या 30 से 50 के बीच में होता है। आप तो सोचो, टेम्परेचर बाहर का 30 से 50 है, अंदर का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। जब अंदर का पानी बाहर आएगा बाबू, तो उसकी अपेक्षा तो ठंडा होगा ही, इसलिए पानी ठंडा रहता है। कहते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल पानी, कुआं से पानी आ रहा है, कैसा बाबू आ रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल, क्योंकि सतह का जो टेम्परेचर है वो कितना है बाबू, तो वो सतह का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और यही ठंडी के समय में देख लो, तो ठंडी के समय में टेम्परेचर जब 0 डिग्री आ जाता है, 10 डिग्री आ जाता है, तो उसके अपेक्षा जो ठंडी के समय जब पानी निकलता है, चूँकि वो 15 डिग्री सेल्सियस से निकल रहा है, तो वो पानी गर्म होता है। कहते हैं कि ताज़ा ताज़ा पानी करो, गलेगा नहीं। कुआं से ताज़ा ताज़ा पानी निकलवाते हैं लोग, ठीक है। आगे हम देखेंगे पृथ्वी की परत। देखो हमारी पृथ्वी है, हमारी क्या है बाबू, ये पृथ्वी है ना, तो हमारी पृथ्वी है, देखो ये पृथ्वी है हमारी, ये हमारा गोला सा एक पृथ्वी है। और पृथ्वी ये ऐसे बीच से काट के निकाल लो, ऐसे बीच से काट के निकाल लो, ठीक है। इसको 3 भागों, क्रस्ट, मेंटल, कोर में बांटते थे। अभी देखते हैं थोड़ा सा हम, तो पृथ्वी को हम जब बीच से काट के निकाल देते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं उसको, सियाल, सीमा और निफे में। किस में बांटते हैं बाबू, एक सियाल में बांटते हैं, दूसरा सीमा में बांटते हैं,
तीसरा निफे में बांटते हैं। ठीक है, तो सियाल, सीमा और निफे के देखेंगे तो सियाल में जो होता है वो एसिड होता है। क्या होता है बाबू? सियाल जो होता है एसिड होता है, और सीमा को बेस कहा जाता है और निफे को द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो एसिड, बेस, द्रव। सियाल क्या होता है बाबू? एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू? एसिड होता है ये सियाल। सीमा बेस होता है, और ये निफे क्या हो जाएगा बाबू? द्रव होता है। इतना आपको याद रखना चाहिए, इतना याद रहना चाहिए। ठीक है, पानी, खेती, मानव, सियाल में ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब सीमा में आता है। निम्न गति का मंडल बोलते हैं, तो सीमा में ही ज्वालामुखी आएगा, भूकंप आएगा, निम्न गति का मंडल बोलेंगे सीमा को। लेकिन पानी, खेती, मानव जो रहते हैं कहाँ पे? सियाल में रहते हैं। सियाल का जो मान है 2.5 है। सियाल का मान कितना है? 2.5। सीमा का 4 CL है, और निफे का 11 GCM3 है। ठीक है, निफे का जो है 11 GCM3 है, और सीमा का देखेंगे 4 GCM3 है। ठीक है, और एसिड का देखेंगे तो 2.5 है। ठीक है, एडवर्ड स्विस साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक है एडवर्ड स्विस। क्या नाम है बाबू? एडवर्ड स्विस बंदा जो था, उसको पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया, सियाल, सीमा और निफे में। सियाल को बताया कि 2.5 तक है, ये एसिड होता है, और सीमा को बताया कि ये 4 GCM3 है, तो इसको क्या बता दिया? बेस बता दिया। और सियाल से निफे को 11 GCM3 बताया है इसको। और इसको बताने के बाद में तो एडवर्ड स्विस साइंटिस्ट के बाद में आते कौन है बाबू? दूसरे लोग आते हैं। इसको पृथ्वी को 3 भागों में बांट देते हैं। क्रस्ट में बांटते हैं, मेंटल में बांटते हैं, और कोर में बांटते हैं। देखो, एडवर्ड स्विस नाम का बंदा है, एडवर्ड स्विस नाम का बंदा, इसमें 3 भागों में बांट दिया इसको। ठीक है, सियाल में बांट दिया, सियाल यहाँ बांट दिया बाबू। ठीक है, यहाँ पे सीमा बांट दिया बाबू। ठीक है, यहाँ पे निफे बांट दिया बाबू, NIFE। ठीक है, तो सियाल, सीमा, SIMA, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, सियाल को बताया 2.5 बता दिया, सीमा को 4 GCM3 बता दिया, इसको 11 GCM3 बता दिया निफे को, और इसको एसिड बता दिया सियाल को, और सीमा को बेस बता दिया, और इसको क्या, निफे को क्या बता दिया बाबू? द्रव बता दिया। ये दिमाग में रखना है। और अब आते हैं कुछ अलग वैज्ञानिक, उसको पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं। उसको क्या भागों में बांटेंगे? वो 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटते हैं बाबू? 3 भागों में बांटते हैं। ये देखो, क्रस्ट हो गया बाबू, क्रस्ट हो गया। ये देखो, मेंटल हो गया, चूँकि ये बहुत कम पार्ट में रहता है, सबसे ज़्यादा क्रस्ट। उसके बाद ये मेंटल होता है, और ये कोर होता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 भागों में लोग मिल करके बांटते हैं। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर में देखेंगे तो क्रस्ट और मेंटल ना, क्रस्ट और असंबंधता रेखा। ठीक है, तो कोनोराड ने क्या बताया है? कोनोराड ने बताया है क्रस्ट और मेंटल के बीच में एसिड है बेस के बीच, एसिड है बेस होता है, उसको क्या बोलेंगे? असंबंधता रेखा। फिर रेपेटी असमानता रेखा मेंटल को बताया है, लेमैन असमानता रेखा कोर को बताया है। ठीक है, तो कर ले, एक ट्रिक होता है कर ले ना, कर ले क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को कोनोराड, ठीक है, मेंटल को रेपेटी, और उसके बाद में जो है कोर को लेमैन। ठीक है, ये 3 भागों में। अब देखो, क्रस्ट और मेंटल को मोहोलाइन क्या बोलेंगे बाबू? क्रस्ट और मेंटल को क्या बोलेंगे? मोहोलाइन बोलेंगे। और प्लाज्मा अर्ध तरल होता है। फिर उसके बाद मेंटल और कोर के बीच में कौन हो जाए? गुटेनबर्ग लाइन होती है। फिर वो कोर के बीच में गुरुत्वीय मंडल होता है। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा देखना है ध्यान से। क्रस्ट, मेंटल, कोर को हम 3 भागों में बांट दिए असंबंधता रेखा में। कोनोराड, रेपेटी, लेमैन। क्या बोलेंगे? इधर देखेंगे, कोनोराड हो जाएगा, रेपेटी हो जाएगा, लेमैन।
एक बंदा असंबंधता रेखा, असंबंधता रेखा, असंबंधता रेखा में इसमें हम देखेंगे कोनोराड हो जाएगा, कोनोराड, ठीक है, और रेपेटी, रेपेटी, और इधर क्या हो जाएगा, लेहमैन, क्या हो जाएगा बाबू, लेहमैन, ठीक है ना। कोनोराड हो जाएगा, रेपेटी हो जाएगा और लेहमैन हो जाएगा, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच को क्या बोलेंगे, मोहो लाइन बोलेंगे, मोहो लाइन, ठीक है, मोहो लाइन। क्रस्ट और मेंटल के बीच में हम क्या बोलेंगे बाबू, मोहो लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, मोहो लाइन बोलेंगे। और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग लाइन बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग लाइन, गुटेनबर्ग लाइन, बर्ग लाइन, ठीक है। तो जब भी कोई पूछे मेंटल और कोर के बीच में कौन सी लाइन पाई जाती है बाबू, गुटेनबर्ग लाइन। और ये गुरुत्वीय मंडल, कोर में क्या होता है, गुरुत्वीय मंडल होता है, गुरुत्वीय मंडल होता है, गुरुत्वीय मंडल होता है, क्या होता है बाबू, गुरुत्वीय मंडल होता है। तो अब पृथ्वी को हम दो तरीके से हमने देख लिया। पहला हमने देख लिया एडवर्ड स्वेस, एडवर्ड स्वेस ने क्या कहा, एडवर्ड ने सियाल, सीमा और निफे 3 भागों में बांट दिया। कहा कि सियाल 2.5 तक पा जाएगा जहाँ पे एसिड होता है, सीमा जो होता है बेस होता है 4GCm3 होता है, और निफे जो होता है वो 11GCm3 होता है। और इतना चीज़ें बता दिया, कौन, एडवर्ड स्वेस बता दिया, ठीक है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, कोनोराड आते हैं, रेपेटी आते हैं, लेहमैन आते हैं, 3 बंदे आते हैं। कोनोराड बताते हैं किसके किसके, क्रस्ट, मेंटल, कोर ना। तो क्रस्ट को उन्होंने कोनोराड बता दिया, कोनोराड असमानता रेखा। मेंटल को क्या बता दिया, तो मेंटल को बता दिया रेपेटी असमानता रेखा, और कोर को लेहमैन असमानता रेखा बता दिया। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो मोहो लाइन पड़ती है, क्या पड़ती है बाबू, मोहो लाइन। मेंटल और कोर के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है, गुटेनबर्ग लाइन बोलती है। कौन सी लाइन पड़ती है बाबू, गुटेनबर्ग लाइन पड़ती है। और उसके बाद में गुटेनबर्ग लाइन के बाद में हम क्या देखेंगे, गुरुत्वीय मंडल, क्या होता है, कोर में गुरुत्वीय मंडल होता है। इतना चीज़ें तो समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं बाबू। तो हम जो है चूँकि जो ये हमारा क्रस्ट होता है पृथ्वी का, वो केवल लगभग 1% होता है, लगभग 1%। 83% मेंटल होता है और 16% कोर होता है, ठीक है। कितना परसेंट, 83% जो होता है मेंटल होता है, और 16% क्या होता है बाबू, कोर होता है, ठीक है। 16% क्या हो जाता है बाबू, कोर हो जाता है। तो ध्यान से देखना थोड़ा सा कि क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में थोड़ी सी ध्यान देनी है। जैसे ये हमारी क्या हो गई बाबू, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। इसको ऐसे काट के निकाल लिए पृथ्वी को ना, ये क्रस्ट बना लिए, छोटा सा क्रस्ट बनेगा। ये लगभग 1% के बीच में होता है, कितना बाबू, ये 1% के बीच में होता है। 83% तो यही हो जाता है, 83%, हाँ। इसको क्या बोलेंगे वो, मेंटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वो मेंटल बोलेंगे, मेंटल। इसको क्या बोलेंगे वो, मेंटल। इसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट ना। अब इसको क्या बोलेंगे बाबू, ये 16% होता है। इसको क्या बोलेंगे वो, 16%। ये क्या है, हमारा कोर है, क्या है बाबू, ये कोर होता है, ठीक है। तो पृथ्वी 100% निकाले, 1% हमारा क्रस्ट होता है, मेंटल 83% होता है। कितना परसेंट होता है बाबू, 83% मेंटल होता है, और 16% कोर होता है। क्या होता है बाबू, 16% कोर होता है, ठीक है। एक फार्मूला इसका बनता है करले, क से कोनोराड असमानता रेखा। तो कोनोराड असमानता देख लेंगे, कोनोराड असमानता रेखा, असंबंधता रेखा, कोनोराड असमानता रेखा पहला नंबर। दूसरा र से रेपेटी असमानता रेखा, रेपेटी मेंटल में आ जाएगा, रेपेटी असमानता रेखा, ठीक है, असमानता रेखा। आगे ले से मतलब कोर में लेहमैन असमानता रेखा, लेहमैन असमानता रेखा, असमानता रेखा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में यहाँ पे मोहो लाइन होता है। क्या होता है बाबू, मोहो लाइन होता है, ये ध्यान रखना।
और मोहलाई, उसके बाद में ये मेंटल और कोर के बीच में यहाँ पे जो होगा गुटेनबर्ग लाइन होता है, गुटेनबर्ग लाइन होता है, गुटेनबर्ग लाइन होता है। और कोर में जब भी हम देखेंगे यहाँ पे गुरुत्वीय मंडल होता है, गुरुत्वीय मंडल होता है। क्या होता है बाबू? गुरुत्वीय मंडल होता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी होगी। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि हाँ, अब चट्टानों के बारे में हम बातें करेंगे। किसके बारे में बातें करेंगे बाबू? चट्टानों के बारे में बातें करेंगे। तो हम पहले आग्नेय चट्टान देखेंगे, उसके बाद में अवसादी चट्टान वो देखेंगे, उसके बाद में कायांतरित चट्टान देखेंगे ना। आग्नेय चट्टाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इग्नियस रॉक। ये मैग्मा से बनता है। आग्नेय चट्टान जो बनता है कैसे बनेगा? मैग्मा से बनेगा। प्रारंभिक चट्टान दुनिया का 95% जो चट्टान होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। तो प्रारंभिक चट्टानें जो दुनिया की चट्टानें होंगी वो कैसी? आग्नेय चट्टानें होंगी। और जो ग्रेनाइट होता है, और ग्रेनाइट ग्रे होता है, ब्लैक बेसाल्ट होता है, धातु प्लेटिनियम, लोहा, कॉपर, निकल, ये सब जो है आग्नेय चट्टानें में पाए जाएंगे। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और लोहा, कॉपर और निकल, ये सब इसमें आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाएंगे। तो कोई पूछे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, तो ग्रेनाइट जो होता है वो मैग्मा बाहर की तरफ पृथ्वी के जो रहता है वहाँ पे पृथ्वी के बाहर मिलेगा तो ग्रेनाइट चट्टान मिलेगा। बेसाल्ट हमें लगता है अंदर की तरफ मिलेगा। कहाँ मिलेगा बाबू? अंदर की तरफ मिलेगा। आगे हम चलेंगे तो देख लो थोड़ा सा कि जो आंतरिक चट्टानें होती हैं, मैग्मा तो पृथ्वी के बाहर भी निकलता है, उसको मैग्मा कहते हैं। लावा रहता है, लावा जब गर्म होकर के पृथ्वी के बाहर निकल जाएगा तो उसे मैग्मा कहेंगे। और जब पृथ्वी के बाहर जो चट्टानें बनेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? हम उसको पृथ्वी के बाहर चट्टाने को बेसाल्ट कहते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान को हम क्या बोलेंगे बाबू? बेसाल्ट बोलेंगे। और आंतरिक आग्नेय चट्टान को क्या बोलेंगे हम बाबू? तो ग्रेनाइट। पातालिक ग्रेनाइट और गैब्रो, ग्रेनाइट और गैब्रो। तो ऐसे याद रखना, ग्रेनाइट और गैब्रो जो चट्टान पाताल में मिलते हैं, जमीन के अंदर मिलते हैं। तो ग से गड्ढा, ग से ग्रेनाइट, तो जमीन के अंदर मिलेंगे, ग्रेनाइट और गैब्रो मिलेंगे जमीन के अंदर। और बेसाल्ट जो होगा जमीन के बाहर मिलते हैं। ठीक है, और जमीन के कहाँ मिलते हैं बाबू? बाहर मिलते हैं। उसके बाद में जो चट्टान आता है, और कौन सा चट्टान आएगा? वो अवसादी। अवसादी को इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं बाबू? सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या होगा? जब आग्नेय चट्टान का दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा, अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, तो टूट टूट करके क्या बनेगा? अवसादी चट्टान बनेगा। अवसादी चट्टान जब बनेगा इसको तलछटी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? तलछटी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवों का जीवाश्म मतलब कि जीवों का उसमें अंश पाया जाता है। किसमें? अवसादी चट्टान में। लेकिन कायांतरित चट्टान, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान में नहीं, क्योंकि गर्म है, जल जाएंगे। इसमें टूट टूट के बना हुआ है, इसमें जीवाश्म भी पाया जाएगा, क्योंकि ठंडा भी है। अब हम क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान के ऊपर देखेंगे, ताप और दाब जब लगेगा ये भी टूटेगा, और टूटेगा तो कायांतरित चट्टान में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा वो? कायांतरित चट्टान में बदल जाएगा। इंग्लिश में सब बोलते हैं इसको मेटामॉर्फिक रॉक। ताप और दाब लगेगा तो और मजबूत होगा कायांतरित चट्टान, इसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और सबसे मजबूत रॉक कोई पूछे तो कायांतरित चट्टान होती है। कौन सी चट्टान सबसे मजबूत होगी? कायांतरित चट्टान, क्योंकि ताप और दाब लेकर के सब बड़ा मजबूत हो गया है। कायांतरित चट्टान बदल गया है, कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो बेसाल्ट जो होगा हमेशा याद रखना कि जो चट्टानें होती हैं बेसाल्ट ना, बेसाल्ट ये जमीन के ऊपर पाया जाता है, मैग्मा के रूप में जब जनता है। और अंदर ग्रेनाइट और गैब्रो पाए जाते हैं। इतना याद रखना, ग्रेनाइट और गैब्रो जमीन के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें होती है, और उपद्रवी चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टानों में ताप दाब लगेगा, अपक्षय अपर्दन होगा तो अवसादी चट्टान बनेगी। अवसादी चट्टान में ताप और दाब और अपक्षय अपर्दन होगा, तो ये ताप और दाब के कारण जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। और रूपांतरित चट्टान बोलते हैं, जो सबसे मजबूत होते हैं। क्या होते हैं बाबू? सबसे मजबूत होते हैं।
तो वही कहने का मतलब है कि अवसादी आग्नेय से हम अवसादी बनेगा, अवसादी से रूपांतरित बनेगा, और अवसादी से आग्नेय भी बनाया जा सकता है, और रूपांतरित से आग्नेय एक साइकिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सूत्र है ओ सियाल फेकाना, ओ से शायद ऑक्सीजन होगा, SI से सिलिकॉन होगा, एल्युमिनियम से Al से एल्युमिनियम हो जाएगा, Fe से आयरन हो जाएगा, Ca से कैल्शियम हो जाएगा, और सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान ये देख लिए, आग्नेय चट्टान में एक ग्रेनाइट गैब्रो बेसाल्ट होता है। ठीक है, तो बेसाल्ट जो होगा वो बाह्य चट्टानें होती है, और ग्रेनाइट गैब्रो क्या होती है, आंतरिक चट्टानें होती है। और बेसाल्ट में काली मिट्टी का निर्माण है, क्योंकि बाहर की मिट्टी चट्टान होगी तो उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे थोड़ा सा अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर, जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर से बना है, अवसादी चट्टान का ही है। तो लाल किला दिल्ली का चलेंगे हम देखने के लिए, तो कैसे बना हुआ, चट्टान से ही बना है, और अवसादी चट्टान से बना है, बलुआ पत्थर से बना है लाल किला। बालू, कास्म, क्ले, चिकनी मिट्टी, ये सब क्या है, अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर, खड़िया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अवसादी चट्टान में ही पाए जाएंगे। चूना पत्थर मिलेगा, कोयला मिलेगा, खड़िया मिलेगा, और पेट्रोलियम मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, चूना पत्थर, खड़िया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो मिलेंगे ये अवसादी चट्टान में ही मिलेंगे। अवसादी चट्टान में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, और अब कोयला के बारे में देखेंगे हम। कोयला के बारे में इसका फार्मूला होता है AVLP। ए से एंथ्रासाइट, और वी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, और पी से पिट। 4 प्रकार के जो कोयला पाएंगे, एंथ्रासाइट मिलेगा, और बिटुमिनस मिलेगा, ली से लिग्नाइट मिलेगा, और पी से पिट मिलेगा। तो अब हम देखेंगे एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा 90% कार्बन होता है ए ग्रेड का। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें 90% कार्बन होता है, जो ए ग्रेड का होता है, चाइना में पाया जाता है एंथ्रासाइट। तो सबसे बढ़िया कोयला कोई पूछे एंथ्रासाइट है। कौन सा है सबसे बढ़िया, एंथ्रासाइट है, जो कि कहाँ पे पाया जाएगा, ए ग्रेड का चाइना में पाया जाएगा। चाइना में कोयला ए ग्रेड का पाया जाता है। लेकिन भारत में चलेंगे तो बिटुमिनस कोयला पाया जाएगा, और घरेलू कोयला कहा जाता है इसको, सॉफ्ट कोयला या ब्लैक कोयला भी कहा जाता है। तो आप हम बिटुमिनस कोयला को सॉफ्ट कोयला बोलोगे या तो ब्लैक कोयला भी बोलेंगे, ये इंडिया में पाया जाता है, या घरेलू कोयला भी बोल सकते हो। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला के नाम से जाने जाएंगे, और पीट को घटिया कोयला के नाम से जाना जाएगा। पीट, जब आदमी कोई पिटा जाता है तो बड़ा घटिया लगने लगता है, तो पीट को क्या कहा जाएगा, घटिया कोयला के नाम से जाना जाता है। अब हमको थोड़ा सा ये देखना था कि प्लेटें, सागरी प्लेटें क्या होती हैं। हाँ, प्लेट क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में हमें देखना है कि प्लेटें क्या होती हैं। तो प्लेट की जो मोटाई होती है लगभग 100 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है, लगभग 100 किलोमीटर की होती है। क्रस्ट में और मेंटल, उसके बाद में जो है कोर। तो जो पानी निकलता है वो कहाँ पे मिलेगा बाबू, कोर एरिया में हैंडपम्प कराता है। जो हैंडपम्प की खुदाई होती है कोर एरिया में जाता है, और हर जगह पानी नहीं होता, कहीं पानी रहता है कहीं नहीं रहता। ज़मीन के अंदर ये सोचो कि हर जगह पानी है, तो ऐसा नहीं है, कहीं पानी रहेगा कहीं पानी नहीं रहेगा। समुद्र में पानी के छलकाव के कारण जो है सुनामी आती है। जब समुद्र में पानी का छलकाव हो जाता है तो उसमें सुनामी आती है। क्या आती है बाबू हमको, सुनामी। तो कोई पूछे सुनामी कहाँ आती है, ज़मीन पर नहीं आती, सुनामी समुद्र में आती है। ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट में भूकंप नहीं आएगा क्योंकि यह और प्लेटों से बहुत दूर है। ठीक है, दुनिया में 7 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे प्लेट हैं। दुनिया में 7 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे प्लेट हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, बड़ी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 बड़े प्लेट हैं। ठीक है, अब महासागरीय प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें। एक जैसे महासागरीय प्लेट की मोटाई 70 किलोमीटर की है, तो महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर की। हाँ, तो भारत में महाद्वीपीय प्लेटें
टकराने के कारण भूकंप आते हैं। तो भूकंप क्यों आएंगे? जब महाद्वीपीय प्लेटें भारत में टकराते हैं, महाद्वीपीय प्लेटें 100-100 किलोमीटर के होते हैं, दो प्लेटें यदि टकराएंगी तो भूकंप तो आएगा ही। उसमें कोई वही नहीं, टेक्टोनिक प्लेट के कारण ही भूकंप आते हैं, सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था। तो वह पूछा जाता है किस कारण भूकंप आते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट के कारण ही भूकंप आते हैं। ये सिद्धांत जो देने वाला बंदा था हैरी हेस। हैरी हेस ने कहा कि टेक्टोनिक प्लेट के कारण ही भूकंप आते हैं। सिद्धांत हैरी हेस ने दिया, कहा कि दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराएंगी या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें टकराएंगी तो भूकंप आएगा ही, क्योंकि 100 किलोमीटर उसकी मोटाई होती है प्लेटों की, इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। हाँ, उसके बाद में जब पृथ्वी हमारी बनी, एक रेड हॉट गोला था। पृथ्वी हमारी जब बनती है एक रेड हॉट गोला था, उसको हम पेंजिया या पैंथालासा में तोड़ देते हैं, ठीक है। और पेंजिया जो है, पेंजिया में तैतीस सागर है, सुपर कॉन्टिनेंट। तो आज जहाँ हमारा जो हिमालय पर्वत बना हुआ है, यहीं पे 33 सागर था। क्या था बाबू? 33 सागर था, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी 1992 वैगनर ने दिया था। कोई पूछे कि महाद्वीपीय विस्थापन, कि महाद्वीप भी विस्थापन हो रहा है, उसकी थ्योरी कोई देने वाला बंदा है तो वैगनर नाम का बंदा है, कि जो महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये भी जो है विस्थापन हो रही है, ये भी टरक रही है, एक जगह से दूसरी जगह हो रही है। ये वैगनर ने दिया था, 1912 में दिया था, 1912 में ही दे दिया था। अब महाद्वीपीय प्लेट 100 किलोमीटर, महासागरीय प्लेट 80, ठीक है। आगे देखेंगे प्लेट की कैटेगरी। तो जो प्लेट होती है, एक संरचनात्मक प्लेट होती है, ठीक है, दूसरा विनाशी प्लेट होती है, तीसरा संरक्षी प्लेट होती है। संरचनात्मक प्लेट, विनाशी प्लेट और संरक्षी प्लेट। संरचनात्मक प्लेट, ठीक है, दूसरा विनाशी प्लेट और तीसरा क्या हो जाएगा? संरक्षी प्लेट हो जाएगा। तो संरचनात्मक प्लेट जो होती है, फिर मतलब कि संरक्षी प्लेट में तो फ्लक्चुएशन होता है, विनाशी में दोनों टकराते हैं और तेज से विनाशी प्लेट हो जाती है, और संरचनात्मक प्लेट में तो टकराती है लेकिन कम टकराती हैं। वही चीज़ें हैं, प्लेटें दोनों टकराने के बाद है। टेक्टोनिक प्लेट का किनारा खतरनाक होता है। टेक्टोनिक प्लेट का जो किनारा होता है खतरनाक होता है। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे बाबू कि ज्वालामुखी, थोड़ा सा देखेंगे बाबू कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी में मैग्मा जब ऊपर चला जाता है, हाँ, ठंडा लावा बन जाता है। लावा बन जाएगा तो जल के रूप में होगा तो उसको टफ बोलेंगे, और चना की तरह रहेगा तो उसको स्कोरिया कहेंगे। जल के रूप में होगा उसको क्या बोलेंगे? हम टफ बोलेंगे, और चना की तरह रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? वो स्कोरिया हो जाएगा, ठीक है। मैग्मा जब जम जाएगा, जल के रूप में होगा तो टफ, अब मैग्मा के रूप में होगा तो स्कोरिया बोलेंगे। और मैग्मा जो होगा, मेंटल जो होगा, स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पे आते हैं बाबू? इंडोनेशिया में आते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आने का काम कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ज्वाला फूंक देते हैं, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। हजारों धुआरों का जो प्रदेश है, गीजर अलास्का को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गीजर अलास्का को हजारों धुआरों का प्रदेश कहते हैं। लगातार सक्रिय होगा सक्रिय ज्वालामुखी। सोया हुआ को सुषुप्त ज्वालामुखी या द डॉर्मेंट ज्वालामुखी बोलते हैं। ये 50 से 60 साल बाद जगता है। सुषुप्त ज्वालामुखी या तो डॉर्मेंट ज्वालामुखी, ये कब से कब तक चलता है बाबू? 50 से 60 साल चलता है। अरे 50 से 60 बार कभी कभी सुषुप्त जग जाता है, और जो मृत ज्वालामुखी हो जाता है वो कभी नहीं जगता। तो 3 प्रकार के देख लिए, सक्रिय होगा, सोया होगा और मृत होगा। सक्रिय में तो कंटिन्यूसली सक्रिय रहेगा ज्वालामुखी। सोया में देखेंगे कि 50 से 60 साल में एक बार जो ज्वालामुखी आ जाएगा, और मृत में तो कभी नहीं आएगा। अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी आता है बाबू? इरेबस। अंटार्कटिका में जो ज्वालामुखी आएगा कौन सा? इरेबस के नाम से आएगा। एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पे आता है? इटली में। एटना और स्ट्राम्बोली कहाँ पे आता है बाबू? इटली में आता है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में आता है। दुनिया का सबसे ऊंचा, कोई पूछे कि कोटोपैक्सी कहाँ पे आता है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में आता है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बेंजामियानी जो है ज्वालामुखी कहाँ पे आएगा? तो रूस में आएगा। कोई पूछे कि बाबू बेंजामियानी ज्वालामुखी कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो रूस में देखने को मिलेगा। सोमेरु ज्वालामुखी कोई पूछे तो इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। और भारत में बैरन है,
जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और सुमेरु भी इंडोनेशिया का है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अब सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में हम देखेंगे। तो सुषुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन से हैं? इटली का विसुवियस है, इटली का विसुवियस है। अब जैसे विसुवियस नाम है जिसका मतलब विसुवियस मतलब बेकार हो गया, बिस गया है, सुषुप्त हो गया है। जापान का फ्यूजियामा फ्यूजिसाम, तो ये भी फ्यूजियामा फ्यूजिसाम, ये भी सुषुप्त हो जाएगा, जब फ्यूज मतलब फ्यूज हो जाता है, फ्यूजियामा फ्यूजिसाम हो जाता है। इंडोनेशिया का सिनाका, क्राकाटोवा और सोमेरु, ठीक है, 3 चीज़। इंडोनेशिया का सिनाका, क्राकाटोवा, सोमेरु। इंडोनेशिया का ज्वालामुखी होगा सिनाका हो जाएगा, क्राकाटोवा हो जाएगा और सुमेरु हो जाएगा, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा देखेंगे वलित पर्वत क्या होते हैं। वलित पर्वत को ही मुर्दार या तो फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। वलित पर्वत को ही हम क्या बोलेंगे बाबू? मुर्दार या तो फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। नवीन मॉडर्न हलचल होता रहता है क्योंकि नीचे मैग्मा दहता रहता है, ठीक है, हलचल होता रहता है क्योंकि नीचे मैग्मा दहता रहता है। तो वलित पर्वत में हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं। तो जो वलित पर्वत का उदाहरण होगा और संकुचन से निर्माण होता है। 2 प्लेटें टकराती हैं, ऐसे एक प्लेट नीचे धंस जाती है, एक प्लेट ऊपर हो जाती है, तो मुर्दार पर्वत बन जाएंगे। ऐसे ये एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर से आई, दोनों टकराई, जो हल्की होगी ऊपर उठ जाएगी, जो वजन होगी नीचे धंस जाएगी। जैसे नीचे धंस गई, अब ऐसे ऊपर उठ जाएगी, ये पर्वत जो बनेंगे वलित पर्वत बनेंगे, मुर्दार पर्वत बनेंगे, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अराकामा योमा पर्वत, आल्प्स पर्वत, पिरेनीज पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, सारे जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। रॉकी पर्वत ये किसके उदाहरण हैं? वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और एंडीज पर्वत भी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। पिरेनीज ना, ये भी पिरेनीज, ये भी टकराया है, जिसको भी पीरा हुआ, पिरेनीज भी वलित पर्वत के उदाहरण है। आल्प्स, दोनों आके टकरा जाएंगे, आल्प्स भी, ये भी वलित पर्वत के उदाहरण है। अराकामा योमा पर्वत, अराकामा, आराम करने थक गए हैं दोनों लड़के, तो दोनों अराकामा योमा पर्वत भी वलित पर्वत है या मुर्दार पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या होता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। अब हम देखेंगे एंडीज पर्वत 7000 किलोमीटर, दुनिया का सबसे लंबा। एंडीज पर्वत कितना दूरी है? 7000 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, और दुनिया का सबसे लंबा वलित पर्वत का उदाहरण है। अब ज्वालामुखी पर्वत में एक सिलेंडर बनता है और शंकु, धूल और राख से शंकु के रूप में बनेगा और मिश्रित बनेगा चट्टानों खनिज से। विसुवियस जो है ज्वालामुखी पर्वत, कोटोपैक्सी है, मोनालोवा है, और अमेरिका का हवाई द्वीप है, अमेरिका का हवाई द्वीप, हाँ। अवशिष्ट पर्वत के ज्वालामुखी को देख लेंगे, विसुवियस, कोटोपैक्सी, ये सब देख लेंगे। तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। मोनालोवा भी, हवाई द्वीप भी, सब ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे, प्राचीन, तो अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, हवा होगी, ये सब अवशिष्ट पर्वत की बात कर रहे हैं। अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत में आते हैं, इसका अपर्दन अपक्षय इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत में अरावली ले लो, आपलेशियन ले लो, यूराल ले लो। अरावली, आपलेशियन और यूराल, ये सब बहुत पुराना अवशिष्ट पर्वत है। एक अरावली ले लो, एक आपलेशियन ले लो और एक यूराल पर्वत ले लो, ये सब बहुत जो है पुराना है, अवशिष्ट पर्वत में आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हार्ज पर्वत के भी नाम आते हैं। तो हार्ज पर्वत में क्या होते हैं कि बैलेंस जो है दोनों बगल बगल में बैलेंस बना रहता है, ऊपर खचाक से ऐसे पर्वत उठ जाती है, तो उसको हम हार्ज पर्वत बोलेंगे। और भ्रंश घाटी क्या होता है? 2 प्लेटों के बीच टकराने से एक धंस जाती है, तो उसको भ्रंश घाटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? भ्रंश घाटी बोलेंगे। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? तो भ्रंशोत पर्वत में 2 प्लेटें टकराती हैं, और ऊपर की तरह जो है बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे? भ्रंशोत पर्वत कहते हैं, ठीक है। अब आज हम क्लास को समाप्त करते हैं। देखो, इतना मेहनत से हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास को बता रहे हैं, और ये क्लास को मामूली मत समझना, क्योंकि मामूली समझने की जो है गलती मत करना। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, ये जो है लगेगा कि ये छोटा है, लेकिन बहुत अति महत्वपूर्ण है। आप कम से कम देखेंगे 50% 60% जो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे
पढ़ाए हुए हमारे लेक्चर से बनाए जाएंगे। आप देखना, क्योंकि हम आपको सिर्फ सुना नहीं रहे हैं, समझा भी रहे हैं कंसेप्ट्स को। आप जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।